अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में मुझे पतंग उड़ाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। मैंने ज़्यादातर पतंग नहीं उड़ाए। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए लगता है कि शायद पतंग उड़ा लेने चाहिए थे। एक चीज़ जो मैंने महसूस की पतंग उड़ाने में, वो ये थी कि जब आप पतंग उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस वक़्त बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस मिलती है। पतंग स्टेबल नहीं होता जब वो कम हाइट पर होता है। लेकिन जूं-जूं पतंग की डोरी आप छोड़ते रहते हैं और वो एक सर्टेन हाइट पर, एक एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, तो उस वक्त पतंग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका होता है और पतंग को उड़ाना बहुत आसान हो जाता है। लोग अमूमन उस वक्त लोगों को, छोटे बच्चों को पतंग हैंड ओवर कर देते हैं, उनको दे देते हैं कि भाई आप उड़ाते रहें। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ऊपर हवा ज़्यादा होती है या हवा स्टेडी होती है? मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मुझे आपको बतानी है एक नई टेक्नोलॉजी जो कि विंड एनर्जी में बहुत से कमालात करने जा रही है। इस टेक्नोलॉजी को विंड पावर प्लांट्स बहुत जल्दी अडेप्ट करेंगे और आपको जगह जगह अब पतंग नजर आएंगे। जी हाँ, विंड टरबाइन बदलने जा रही है पतंगों से। कैसे पतंग? मैं आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा पतंग दिखा रहा हूँ, उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि हवा में उड़ रहा है। इस पतंग को अगर गौर से देखा जाए तो इसकी हाइट जमीन से 200 मीटर है और 10 अमेरिकन कंपनीज ऐसे पतंगों पर काम कर रही हैं जो कि विंड टरबाइंस की बजाय हवा में उड़ाए जाएं और उनके जरिए बिजली पैदा की जाए। जी हाँ, बिल्कुल, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सके, पावर प्लांट्स बनाए जाएं। तो जी अब वक्त आने लगा है इन पतंगों का, और ये पतंग, इनका फ़ायदा ये है कि ये वहाँ पर भी उड़ेंगे जहाँ पर हवा की रफ्तार बहुत कम है, या अमूमन समंदरों के बीच बहरी जहाज़ों के ऊपर आपको विंड टरबाइंस लगी हुई नज़र नहीं आएंगी। लेकिन ये पतंग अब आपको जगह जगह नज़र आएंगे, ये आपको आम घरों पर भी लगे हुए नज़र आएंगे। मैं आपको ये बताता चलूं कि दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है वो पानी के ज़रिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के ज़रिए। लेकिन उसके साथ हाइड्रो पावर जनरेशन के बाद जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो है विंड्स, हवाएं। और इसी वजह से हम बहुत से विंड एनर्जी फॉर्म्स लगा रहे हैं जो कि पाकिस्तान में भी लग रहे हैं और बाहर के मुल्कों में भी लगाए जा रहे हैं। मैं आपको एक तकाबली जायजा देता हूं कि इस वक्त 273 टेरावाट आवर बिजली प्रोड्यूस की जा रही है विंड टरबाइन से। ये जो डेटा है 273 टेरावाट आवर का, ये 2021 का है और इसमें 17% राइज आया, 17% राइज आया। अगर आप 2020 से 2021 का मुआवजा करें तो उस एक साल में 55% इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, यानी कि विंड एनर्जी फॉर्म्स में इजाफा हुआ है 55%। पाकिस्तान में भी बहुत से विंड एनर्जी फॉर्म है, इवन जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उनका भी एक बहुत बड़ा सेटअप है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की टोटल एनर्जी का सिर्फ 6% विंड एनर्जी से हासिल किया जा रहा है और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत विंड एनर्जी फॉर्म्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर पाकिस्तान का सिंध का कोस्टल एरिया दिखा रहा हूँ। येलो कलर में, पीले रंग में इसको हाईलाइट किया गया है और ये वो जगह है जहां पर विंड फॉर्म्स लगाए जा रहे हैं क्योंकि हवा की रफ्तार एक लेवल से ऊपर है। 26 प्राइवेट कंपनीज इस वक्त यहां पर ऑपरेटिव हैं और 1335 मेगावाट जो मुझे डाटा मिला है यहां से प्रोड्यूस किया जा रहा है और ग्रिड में शामिल किया जा रहा है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पतंगों पर दुनिया की बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं। तो सबसे पहली कंपनी का रेफरेंस उन 8 कंपनियों में, उसका नाम है काइट क्राफ्ट। काइट क्राफ्ट के सीईओ हैं फ्लोरेन बोर और बोर साहब जर्मनी में रहते हैं और इनका काम यह है, इनका ऑब्जेक्टिव यह है कि इन्होंने ऐसी विंड टरबाइन बनानी है जो कि एक तो बहुत सस्ती हो, दूसरा वो बहुत आराम से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सके, उसे आराम से बनाया जा सके, बहुत बड़ी वर्कशॉप्स की ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत ना हो, एफिशिएंसी बहुत ज़बरदस्त हो उसकी, और उसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हो, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम वो दे सकें। अब आपका सवाल ये होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कम हो, इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में आपको एक
विंड टरबाइन का ब्लेड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए दिखाया जा रहा है। इस विंड टरबाइन के ब्लेड की जो लेंथ है वो है 65 मीटर, एक ब्लेड है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जब हमें एक पूरी विंड टरबाइन एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी होगी तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं तो बिजली की लाइंस और क्लियर जो रोडवेज हैं वो एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है। जब आपने विंड टरबाइन को इंस्टॉल करना है तो क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, आपको बड़ी क्रेन्स चाहिए, आपको बड़ा इक्विपमेंट चाहिए। विंड टरबाइन का एक ब्लेड ही इंस्टॉल करने के लिए इतना बड़ा इक्विपमेंट चाहिए कि आपको 2 मरतबा सोचना पड़ता है इस प्रोजेक्ट में जाने के लिए। लेकिन मैं आपको काइट क्राफ्ट की तरफ लेकर चलूंगा जो कि एक बहुत छोटी विंड टरबाइन बना चुके हैं, वो इसे टेस्ट भी कर चुके हैं, और आपको मैं उस विंड टरबाइन के 4 फेजेस दिखाता हूं। तो इस विंड टरबाइन का स्ट्रक्चर क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। विंड टरबाइन का एक पतंग है जो कि हवा में उड़ेगा, और नीचे एक छोटा सा ग्राउंड स्टेशन है। तो आप यहां पर 4 फेजेस देख रहे हैं इस टरबाइन के ऑपरेशन के। पहला फेज ये है कि वो इंतजार करेगा, जो पतंग है वो इंतजार करेगा। दूसरा फेज ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होवर करना शुरू कर देगा। तीसरा ये है कि वो ऊपर उसकी जो टीथर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, यानी उसका जो स्ट्रिंग है, डोर है, वो आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा, और चौथे स्टेज में वो हवा में फ्लाई करना शुरू कर देगा, लेकिन एक ही जगह पर स्टैटिक रहेगा। ये बहुत अहम पॉइंट है, एक ही जगह पर स्टैटिक रहेगा। और इस पतंग के ऊपर 8 मोटर्स लगी हुई हैं। इन मोटर्स का काम क्या है, जब पतंग हवा में उड़ता है या वापस आता है तो उस वक्त ये मोटर्स के तौर पे काम करती हैं, और जब पतंग हवा में होता है तो उस वक्त जब हवा क्रॉस विंड उसको पड़ रही होती है तो उस वक्त ये जनरेटर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जनरेटर का यही काम है। तो इसके जो फैन है वो घूमते हैं और उसके साथ आगे जनरेटर लगे होते हैं, तो जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस डोरी के जरिए ग्राउंड स्टेशन की तरफ भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो हमारे पास 8 छोटी छोटी टरबाइनें इस पतंग पर लगी हुई हैं जो कि ग्राउंड स्टेशन को मुस्तकिल बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। मैं आपको एक और कंपनी की तरफ लेकर चलता हूं जिसका डिज़ाइन इससे डिफरेंट है। इस कंपनी को स्काई सेल कहा जाता है और इसने अपना जो पहला कमर्शियल प्रोडक्ट है वो 2021 में दिया। ये भी एक पतंग है, 180 स्क्वायर मीटर का बड़ा पतंग है और इसे 800 मीटर की हाइट पर उड़ाया जाता है। इसके साथ एक टीथर लगा होता है, स्ट्रिंग लगा होता है। यहाँ पर तस्वीर में तो ये आपको बहुत करीब लग रहा है, लेकिन इसे 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है और इससे जो पावर हम हासिल कर सकते हैं ग्राउंड जनरेटर वो 80 किलोवाट है। तो 80 किलोवाट जो पावर है उसका मतलब यह है कि आप अमेरिका के घर 60 घर पूरे तरीके से बिजली उनको दे सकते हैं। अमेरिका के घरों में आप देखें कि कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम जो पतंग है उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये जो पतंग है ये बिल्कुल हवा में स्टैटिक नहीं रहता, जैसे मैंने आपको पहला पतंग दिखाया था। इस पतंग को मूव करना है और ये इन्फिनिटी या अगर 8 को लिटा दें तो उस शक्ल में हमेशा मूव करता रहता है। अगर हम एक ग्राउंड पर मौजूद ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टरबाइन की बात करें, विंड टरबाइन की बात करें, तो वो तकरीबन 2.7 मेगावाट पावर हमें देती है, जबकि ये पतंग 8 किलोवाट हमें पावर देता है। इसका मतलब यह है कि अभी इस पतंग से हमने बहुत ज़्यादा पावर लेनी है, इसे बड़ा करना है, इसे हाइट पर लेकर जाना है और इसे कमर्शियली अगर हमने वायबल करना है तो हमें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। इस पतंग के बारे में इस कंपनी का दावा है कि फ्यूचर में जो वो पतंग लाएंगे, जो विंड टरबाइंस, फ्लोटिंग विंड टरबाइंस लाएंगे, वो 3.5 मेगावाट तक, यानी जो विंड टरबाइन है इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो 2.7 मेगावाट हमें दे रहा है पावर, और ये पतंग मुस्तकबिल में 3.5 मेगावाट तक पावर हमें देंगे और इन्हें कहीं भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने घरों में कर सकते हैं, बहरी जहाज़ों पे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि
इस वीडियो में आपको मैंने बेसिक्स बताई हैं कि विंड टर्बाइंस किस तरीके से चेंज होने जा रही हैं, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको इससे ज़्यादा डिटेल दूंगा और बताऊंगा कि हवाओं की जो मैकेनिक्स है वो क्या होती है और हम हवाओं की मैकेनिक्स को देखते हुए किस तरीके से इन काइट से बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने जा रहे हैं। हमने बात की थी पतंगों की, ऐसी टरबाइनें जो पतंगों की तरह काम करेंगी और मुस्तकबिल में विंड टरबाइंस को रिप्लेस कर देंगी। मैं आपको यहाँ पर इन टरबाइंस के बारे में बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी है। बहुत जल्दी आपको ये टेक्नोलॉजी अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान में भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ महवर विंड टरबाइन फॉर्म्स नहीं है, बल्कि घर भी हैं, जहाज़ भी हैं, बैरी जहाज़ भी हैं, व्हीकल्स भी हैं। तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया जा रहा है। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते हैं, हवाओं की रफ्तार तेज़ होना शुरू हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर जो ग्राफ दिखा रहा हूँ उसमें अगर आप 1000 मीटर तक देखें तो 1000 मीटर तक आपके पास लीनियर लाइन है, यानी जैसे जैसे आप हाइट पर जा रहे हैं तो रफ्तार जो हवा की वो भी तेज़ है। अगर आप सिर्फ 500 मीटर ऊपर चले जाएं ज़मीन पर, क्योंकि दरख्त भी होते हैं, ज़मीन पर बिल्डिंग्स भी होती हैं, तो हवाओं की रफ्तार कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। अगर आप सिर्फ 500 मीटर ऊपर चले जाएं तो रफ्तार जो हवा की है वो 3 से 7 किलोमीटर पर आवर तेज़ हो जाती है। लेकिन इस ग्राफ में बहुत अहम इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अगर हम 1000 मीटर पर चले जाएं तो आप देखें कि 1000 से 2 मीटर तक तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लीनियर ग्राफ है, लेकिन अगर 1000 मीटर से ऊपर जाया जाए तो बहुत तेजी से, यानी एल्टीट्यूड जो चेंज हो रहा है तो विंड की जो स्पीड है वो बहुत तेज होती है। तो मुस्तकबिल में ये जो ग्राफ है जो कि 2000 या 1000 मीटर से ऊपर की तरफ है, आपको बड़ी तेजी से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर हमारी नजर है कि किसी तरीके से अगर हम इस बुलंदी पर ले जाएं अपने इन काइट्स को, तो यहाँ पर तो विंड की रफ्तार बहुत तेज है, हम बड़ी तेजी से बिजली बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में पावर जनरेट कर सकते हैं। इस पर मैं इस वीडियो के एंड पर भी बात करूंगा। लेकिन हम चलते हैं 2 किस्म के काइट्स की तरफ। हमने 2 किस्म के काइट्स डिस्कस किए थे। एक वो काइट थे जिन पर 8 मोटरें लगी हुई थी और वो स्टैटिक थे, वो फजा में जाकर एक रुख में खड़े हो जाते हैं और तैरते रहते हैं। जबकि दूसरे जो काइट थे वो 8 की शक्ल बनाते रहते हैं, इस तरीके से 8 की शक्ल बनाते रहते हैं। तो ये जो काइट हैं जो 8 की शक्ल बनाते हैं, ये कंप्यूटर कंट्रोल काइट्स हैं, क्योंकि इनकी फ्लाइट मॉनिटर की जा रही है, हर वक्त फ्लाइट इनकी कंट्रोल की जाती है, इनके पैटर्न्स कंट्रोल किए जा रहे हैं, जो कि स्काई सेल कंपनी है वो बना रही है। और ये जो स्टैटिक काइट था, ये काइट क्राफ्ट एक कंपनी थी वो बना रही थी, और इसमें हमें फ्लाइट को नहीं कंट्रोल करना पड़ता। तो जो दूसरा ऑप्शन है जो स्काई सेल बना रही है, जो कि 8 का हिस्सा या इन्फिनिटी का हिस्सा बनाता रहता है, ये ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है और इससे बहुत जल्दी मुख्तलिफ कंपनीज अडॉप्ट करने वाली हैं। मैं आपको यहाँ पर इस जो पतंग के ज़रिए बिजली बनाई जा रही है इसके कुछ मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 फेजेस हैं। पहला फेज ये है कि काइट को एनर्जी चाहिए, उसे बिजली चाहिए, क्योंकि हमने उसको मनूवर भी कराना है, हमने उसकी मनूवरिंग भी करनी है। और दूसरा फेज ये है कि जब वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है और हमें भेजता है, तो यहाँ पर आपको एनर्जी उसे देनी भी है काइट को और उससे एनर्जी लेनी भी है। तो जो येलो कलर है वो हमें शो करता है कि हम एनर्जी उससे ले रहे हैं, और जो रेड कलर है वो ये शो करता है कि काइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास 2 किस्म के फेजेस हैं। एक ट्रैक्शन फेज है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, और एक रिट्रैक्शन है जिसमें एनर्जी कंज्यूम की जाती है, यानी एक डोरी हम छोड़ रहे हैं और एक डोरी हम खींच रहे हैं। तो हमारे पास नीचे ग्राउंड पर एक ऐसा स्टेशन लगा होना चाहिए जो कि एनर्जी दे भी सके और फिर एनर्जी वापस जब आ रही है तो उसे रिसीव भी कर सके। और ग्राउंड स्टेशन बहुत छोटा होता है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो ग्राउंड स्टेशन बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है और पतंग उसके साथ उड़ रहा है और हमें एनर्जी दे रहा है। अगर आप विंड टरबाइन की बात करें तो वहाँ पर हमें स्टील के स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, वहाँ पर जो बेस है वो कंक्रीट की बनानी पड़ती है, बहुत बड़ा मैसिव एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। उसको डिज़ाइन करने के लिए आपको पता है कि बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सा बेस स्टेशन है, उसके साथ एक धागा लगा हुआ होता है
जिसे टीथर कहते हैं, और उसके साथ पतंग उड़ रहा होता है। मैं अगर विंड टरबाइन की हाइट की बात करूं तो इस वक्त जो विंड टरबाइन है वो एवरेज तकरीबन 200 मीटर तक उनकी हाइट होती है। और अगर आप उनके फैन की बात करें तो उसका फैन अपनी जो टावर है उसकी हाइट से आधे से ज़्यादा होता है। तो अगर ये 200 मीटर सपोज हाइट है और ये अगर सिर्फ टावर की हाइट है तो उसका फैन 100 मीटर से तो बड़ा होगा ही होगा, करीब करीब होगा उसके। लेकिन अगर आप विंड काइट की बात करें तो ये 400 मीटर तक उड़ सकता है। जी हाँ, और अगर हमने इसको 400 मीटर से ऊपर लेके जाना है तो फिर इसके मटेरियल्स पर हमें बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मटेरियल हैं, क्योंकि 400 मीटर से ऊपर हवाओं की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है और हमें स्पेशल किस्म के मटेरियल्स भी चाहिए होते हैं। मैं आपको एक रिसर्च ग्रुप जिसे एयरबोर्न विंड यूरो रिसर्च ग्रुप कहा जाता है उसकी एक स्टडी दिखाना चाहता हूँ, जो कि इस चीज़ पर की गई कि अगर हम एक पावर प्लांट लगाएं जो कि इन काइट्स पर मुश्तमिल हो और एक पावर प्लांट लगाएं जो कि विंड टरबाइंस पर मुश्तमिल हो, और दोनों पावर प्लांट हमें 50 मेगावाट बिजली दें, 50 मेगावाट। तो जो काइट्स पर विंड टरबाइन का जो फॉर्म है, जो काइट्स पर मबनी होगा, उससे जो मटेरियल चाहिए वो 913 मीट्रिक टन चाहिए, 913 टन। और जो विंड टावर पर बेस करता हुआ जिस तरीके से आजकल हम विंड फार्म्स बनाते हैं, एनर्जी फार्म्स बनाते हैं, अगर हमने वैसा बनाना है तो हमें जो मटेरियल चाहिए सिर्फ 50 मेगावाट प्रोड्यूस करने के लिए वो 2868 मीट्रिक टन है, यानी 2868 मीट्रिक टन। तो कहाँ पे 913 मीट्रिक टन और कहाँ पर 2868 मीट्रिक टन एक ही कैपेसिटी की पावर जनरेट करने के लिए। तो कितना ज़्यादा फ़र्क है इसमें, सिर्फ मटेरियल की अगर हम बात करें, और बाकी चीज़ें तो पीछे रह जाती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो काइट प्रोपल्शन है ये अब शिप्स में और बोट्स में भी यूज़ होगी। मैं आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं लेकिन इसके ऊपर काइट भी लगा हुआ है, और काइट से जो एनर्जी है वो इसे ड्राइव करने के लिए लेकर जाएगी। तो अब समंदरों में विंड्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, उनकी रफ्तार बड़ी तेज़ होती है, तो हम ये काइट लगाकर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे, और बोट्स को और शिप्स को और बहरी जहाज़ों को कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये काम हम घरों में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। पहली डिफ़िकल्टी यह है कि हमने इसको 8 के हिस्से में घुमाना है, इन्फिनिटी के शक्ल में घुमाना है। उसके लिए मैनूवरिंग करनी पड़ती है। मैनूवरिंग के लिए मैनूवरिंग एल्गोरिदम्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो एरोडायनामिक्स है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि अब आपने इसे कंट्रोल भी करना और इसकी मैनूवरिंग भी करनी है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब हवाएं आ रही हैं और उसमें 8 का हिस्सा बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कश्ती है और वो तेज़ दरिया में बह रही है और वो 8 के हिस्से में तैर रही है। क्या वो आसान काम है? बिल्कुल आसान काम नहीं है। तो यही काम हमने इसके साथ करना है, सिर्फ पानी की जगह हवा आ जाएगी और इसने 8 का हिस्सा बनाना है क्रॉस विंड्स में। उसके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं। जो ग्राफ मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो नज़र आ रहा है वो क्रॉस विंड्स की पावर है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस विंड्स की पावर जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी ऊपर की तरफ। येलो का मतलब है कि ये वो एरिया है, वो इलाका है एल्टीट्यूड पर जहां पर हवाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। और अगर आप नीचे देखें ब्लू कलर की लाइंस, तो ये वो इलाका है जहां पर हवाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अच्छा, जो लाइनें दिखाई गई हैं वो इन काइट्स की लाइनें दिखाई हैं। जब इनको छोड़ा जाता है, रिलीज़ किया जाता है, तो ये इस तरीके से ऐसा 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 ऊपर जाते हैं। तो जब आप लाइंस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शुरू में ये ऐसी विंड में होते हैं जिनकी रफ्तार बहुत कम होती है, लेकिन जब ये ऊपर जाते हैं और येलो जोन में आ जाते हैं तो ये वो जगह होती है जहां पर क्रॉस विंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पर ये बिजली बनाना, पावर बनाना शुरू कर देते हैं। जब हम कंप्यूटर बेस्ड मैनूवरिंग की बात करते हैं, अब हमें इनको लेके जाना है उस जगह पर जहाँ पर क्रॉस विंड्स बहुत ज़्यादा तेज़ हैं और उसके लिए हमें इनको मनूवर करना है। जो ग्राफ मैंने आपको दिखाया वो इसलिए दिखाया कि हमने इनको मनूवर करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पायलट और को पायलट जहाज़ को मनूवर करते हैं। जहाज़ पर भी हमारे पास रडर्स मौजूद होते हैं, हमारे पास फ्लैप्स मौजूद होते हैं, दोनों आपको दिखाए हुए परों पर, पिछले पर भी और जो साइड विंग्स होते हैं उन पर भी मौजूद होते हैं, और इनको मूव करके हम जहाज़ की ओरिएंटेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें इंसानों की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होती है, हम ऑटोमेटिकली इनको कंट्रोल नहीं करते बल्कि ह्यूमन की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है।
इस काइट में यही काम टीथर के जरिए किया जाएगा, टीथर के जरिए इसे मनूवर किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब वहां पर हमें एक आदमी रखना पड़ेगा जो कि हर वक्त इसकी मनूवरिंग को मॉनिटर करता रहे? जी नहीं, बल्कि फ्यूचर में हमें ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें कम से कम लानी है। सपोज यही टेक्नोलॉजी हमने दूर दराज के इलाकों में रखनी है, किसी डेजर्ट में रखनी है, या हमने किसी और प्लेनेट पर लेके जानी है जहां पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। मार्स की बात कर लेते हैं, तो वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, रोवर्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑटोमेटिक सिस्टम चाहिए जो कि इसकी मनूवरिंग खुद ब खुद करे, यानी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इंसान को वहां पर ना रखा जाए, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ये डिसाइड करे कि इसे कब लॉन्च करना है, कब वेदर ख़राब है तो मैं इसको रोल कर दूं वापस ले आऊँ, कब हवाएं अच्छी चल रही है तो मैं इसको दोबारा रिलीज़ कर दूं, और इसकी मूवमेंट मैंने कैसे लेकर जानी है। आखिरी हिस्से में मैं दोबारा उस ग्राफ की तरफ आऊंगा, क्योंकि ये ग्राफ हमें ये बताएगा कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, इससे भी आगे क्या करना है। अभी तो ये जो पतंग है यही फ्यूचर है, लेकिन इससे भी आगे क्या करना है। इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि अगर हम पतंग का साइज बढ़ाते रहें तो वो हमें ज़्यादा पावर दे सकता है। अगर हम उससे ऊपर लेके जाएंगे एल्टीट्यूड पर, तो हवाओं की रफ्तार बड़ी तेज़ है, तो बड़े साइज के लिए हमें बहुत ही तगड़ा किस्म का मटेरियल चाहिए होगा जिसकी वजह से हवाएं उससे पंक्चर ना कर सकें। हमें मटेरियल साइंसेस पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, और उसके साथ हम उसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ हैं, मनूवरिंग तेज़ होगी, तो वहाँ पर हमें बिजली भी ज़्यादा मिलेगी, तो हम ज़्यादा बिजली हासिल कर सकते हैं। तो अब हमारा गोल ये है कि हमने एल्टीट्यूड ज़्यादा गेन करना है ताकि हम ज़्यादा पावर ले सकें। ये कोशिश एक कंपनी ने की, और वो कंपनी बहुत तगड़ी कंपनी थी, गूगल की सिस्टर कंपनी थी जिसका नाम था मकानी फेल हुई बुरे तरीके से। उसका काम ये था कि उसने बड़े बड़े इस तरह के बादबान बनाए, सेल्स बनाए, या आपके काइट बनाए, और उन्हें हवा में छोड़ा, टेस्ट किया। उसकी कोशिश ये थी, इस कंपनी की कोशिश ये थी कि हम मेगावाट ऑफ पावर जनरेट करें, ठीक है ना। दे वांटेड टू जनरेट मेगावाट्स ऑफ पावर, लेकिन बार बार पंक्चर होने की वजह से, कभी डैमेज होने की वजह से, मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से इतने एक्सीडेंट हुए कि आखिरकार इस कंपनी ने हाथ झाड़े और इन्होंने कहा जी कि हम ऐसे ही अच्छे हैं, सानू कोई ज़रूरत नहीं, और इस वजह से ये प्रोजेक्ट रोल ऑफ कर दिया गया। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो फ्यूचर के लिए सोच रही हैं कि हमने 1000 से ऊपर, 2000 मीटर से ऊपर किस तरीके से इन काइट्स को भेजना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल कर सकें विंड एनर्जी से, और मुस्तकबिल के विंड एनर्जी फॉर्म्स में आपको पतंग ही उड़ते हुए नज़र आएंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस फिल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।